हेलो बच्चों, श्री रामचंद्र यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट सेकंड की होने वाली है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की हमने एक पिछली क्लास भी दी है, जिसको आप लोग जा कर के देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे पिछली क्लास में। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था समतल पर परावर्तन, और समतल पर जो परावर्तन होगा यहाँ पर हम उसे दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक नियमित परावर्तन होगा और एक होगा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है और विसरित परावर्तन का मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इनकी बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास इस तरीके से अगर हमारे पास कोई समतल है, तल की बात करते हैं, कोई समतल है हमारे पास और समतल की बात करेंगे। अगर इस पर कोई इंसिडेंट रे आती है, जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होती है, जैसे मैं मान लेता हूँ 45 डिग्री पर आ रही है, तो ये 45 डिग्री पर इस तल से परावर्तित भी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के कोण पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को हम घटाते जाएंगे, वैसे वैसे रिफ्लेक्टिंग एंगल भी घटता जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 अंश का कोण हो जाएगा, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 अंश का। जैसे जैसे हम इसका एंगल बढ़ाते जाते जाएं, वैसे वैसे ये वाला एंगल घटता जाता है। जैसे अगर मैं मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अगर एक प्रकाश को सीधे इस तरीके से आपतित किया जाए, जैसे कांच यानी प्लेन मिरर लीजिए और प्रकाश को इस तरीके से सीधे आपतित कीजिए, तो जब वो सीधे आपतित होगा तो रिफ्लेक्ट भी उसी रास्ते पर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉलिश्ड किया हुआ तल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिश्ड तल है, पॉलिश्ड तल की बात करेंगे। तो इस पर अगर इस पॉलिश्ड तल पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो जितने एंगल पर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं यानी नियमित परावर्तन की घटना आपको देखने को कहाँ मिलेगी, हमेशा प्लेन मिरर में मिलेगी, समतल दर्पण मिलेगी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश की हुई तल से यानी चिकनी सतह से टकराती हैं, तो वो अपने माध्यम में ही निश्चित दिशा में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी चिकने समतल पर पड़ता है तो वो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन की बात करते हैं यहाँ पर, और अनियमित परावर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अगर हम इस मिरर की बात करेंगे, तो ये मिरर हमारे पास प्लेन मिरर नहीं लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर जो खुरदुरा तल लेंगे, यानी जो हमारे पास ये तल है ये खुरदुरा तल होगा, और खुरदुरे तल से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, प्रकाश यहाँ से आपतित हो रहा है। जब खुरदुरे तल पर प्रकाश आपतित होता है तो जितने एंगल पर आपतित होता है वो उसका उतना एंगल नहीं रहता है, वो उस एंगल से या तो ज़्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है या तो कम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने कहा है कि खुरदुरे तल से टकराकर जब प्रकाश की किरण समानांतर किरणें परावर्तन के उपरांत समानांतर ना रहें, इस परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझिएगा। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंने कोई एक तल ले लिया जो कि प्लेन नहीं है। अगर इस तरीके से खुरदुरा तल को आपने लिया है और खुरदुरे तल से रिफ्लेक्शन की घटना देखनी होगी, तो जब प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से टकराएगा तो ये ऐसे चले जाएगा, यहाँ पर आएगा ऐसे टकराएगा तो ऐसे चले जाएगा। इस तरीके से यानी कहने का मतलब जो भी घटना हमें खुरदुरे तल से देखने को मिलेगी वो जितने एंगल पर
लाइट वेव आती हैं उससे या तो ज़्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या तो कम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ऐसी घटना समतल वाले में नहीं होता है। समतल में जितने एंगल पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उतने ही एंगल पर उस तल से टकराकर रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब वहाँ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। बट यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल आपस में ये दोनों बराबर नहीं होते। किस घटना में? जब ये तल प्लेन ना हो, यानी खुरदुरा तल हो, तो ऐसी घटना हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसे आप नोट करते चलिए। खुरदुरे तल से टकराकर जब प्रकाश की समानांतर, देखिए यहाँ से प्रकाश की समानांतर किरणें आ रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल किरणें हैं। तो समांतर किरणें परावर्तन के उपरांत समानांतर ना रहें। देखिए परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। अगर एक दूसरे के समानांतर हो जाती तब नियमित परावर्तन होता, लेकिन यहाँ पर ये किरणें आपस में समानांतर नहीं हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा समझिएगा। अगर ये हमारे पास एक चिकना तल और ये पॉलिश्ड किया हुआ तल है, तो यहाँ पर बात को समझिएगा। इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलते हैं। और ये वाली जो किरण होगी आपकी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो इस तरीके से इसके लंबवत परपेंडिकुलर जो रेज आती है, जो किरण आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टिंग रे, परावर्तित किरण और ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण। बात को समझिए। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं नॉर्मल तीनों एक ही तल पर मिलते हैं या स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ में आ रहा है कि ये वाली किरण और ये वाली परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। ये पहला नियम हो जाएगा। और दूसरा, मैंने अभी कहा कि अगर चिकने तल से कोई घटना देखी जाती है तो कोई भी इंसिडेंट रे जो होती है जितने कोण पर आती है, जितने कोण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखा कि ये वाला कोण मेरे पास आई है और ये वाला कोण क्या है? आर है, तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। या फिर इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। बात को समझिए। अगर हम इस तरीके से इसे कहें, ये नॉर्मल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? आई, और ये हमारा क्या है? आर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और यहाँ से हम लोग परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है ना। तो दूसरा नियम ये कहता है कि भाई हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे यानी यहाँ पर जितने कोण पर आपतित किरण आएंगी उतने ही कोण पर परावर्तित किरण भी चली जाती हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या होगा? I = R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्लास 10th लेवल का अगर देखें तो 10th लेवल में ही आ जाता है। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं नॉर्मल।
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में, अभी मैंने डायग्राम से समझाया भी। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपतन कोण भाई आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आर लिख सकता हूँ। क्या ये रूल्स क्या चिकने तल को हटा करके अगर हम खुरदुरा तल ले लें तो क्या ये रूल उसमें फॉलो करेगा? भाई इस तरीके का अगर हम तल ले लें तो क्या आई आर के बराबर होगा? तो वहाँ आई बराबर आर नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है कि ये वाला तल यानी एक तरीके से प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझिएगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर इस डायग्राम में भी मैंने वही दिखाया। ये वाली जो आपको रेज आती हुई दिख रही है ये क्या है, आपतित किरण, और ये वाली जो यहाँ से चिकने तल से टकरा करके लौट जाने वाली किरण को क्या कहलाते हैं, यहाँ पे परावर्तित किरण कहलाता है। तो अगर हम बात कर लें कि ये मेरे पास जो दर्पण है वो पूरी तरीके से प्लेन है और चिकना तल है, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, इस पर कलई की गई है अर्थात पेंटिंग की गई है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा, जो अभिलंब खींचा जाएगा, ये टोटल परपेंडिकुलर होता है। अर्थात यहाँ पर जो एंगल बनेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया कि आई बराबर किसके होगा, आर के होगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग परिपाटी क्या क्या होती है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, देखिए जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी दर्पण है, पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। बात को समझिए, तो यहाँ अवतल दर्पण मेरे पास है, तो कोई भी जो भी दूरी डिस्टेंस नापी जाएगी वो दर्पण के बाईं ओर नापी जाएगी। अगर यहाँ से मैं एक तल का निर्माण कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक्स अक्ष, और ये वाला एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। ध्यान से समझिए, तो किसी भी दर्पण के बाईं तरफ नापी गई जो दूरियां होती हैं वो हमेशा क्या होती है मेरे भाई, वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिव। और दाईं तरफ जो भी दूरी नापी जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आया? चलिए, जैसे यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ कि दर्पण से वस्तु के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अगर यू का मान यहाँ पर दिया होगा, दर्पण अवतल दर्पण के सामने यू का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव। और यहाँ पर जो है, अगर यहीं पर अगर वी का भी मान होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और फोकस दूरी होगी तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दर्पण के बाईं तरफ नापी गई दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, और दर्पण के दाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर v यानी इमेज इधर साइड में बाटी, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कोई भी मेरे पास दर्पण है, यहाँ पे मैंने दर्पण दिखा रखा है, मेरे पास दर्पण रखा हुआ है। दर्पण के जितनी भी यहाँ पर बाईं ओर जितनी भी दूरियां आप नापेंगे वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु की लंबाई मापी जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ नीचे की ओर जो लंबाई मापी जाएगी वो क्या होगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई दर्पण है, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने किसी वस्तु को रखा है, तो वस्तु की जो दूरी लंबाई होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में, यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब, नीचे के डायरेक्शन में प्रतिबिंब ही बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जो
हाइट नापी जाएगी वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे जो हाइट नापेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आया? चलिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने दिखाया कि ऊपर की तरफ जो भी नापी जाएगी हाइट वो पॉजिटिव होगी, और जो नीचे की तरफ हाइट मापी जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो नेगेटिव होती है, और दर्पण के यहाँ पर बाईं तरफ नापी गई दूरियां नेगेटिव होंगी, और दर्पण के दाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। चलिए तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? स्फेरिकल मिरर समझिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला, तो कांच के खोखले गोले को अगर हम कहीं से क्रॉप करते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से क्रॉप कर लिया, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है, और कांच के खोखले गोले का ये किनारे वाला हिस्सा मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसे काट लिया, तो क्या बन जाएगा, ये गोलीय दर्पण बन जाएगा। कैसा दर्पण बनेगा भाई, गोलीय दर्पण। या फिर ये वाला हिस्सा मैंने काट लिया तो भी क्या बनेगा, गोलीय दर्पण। लेकिन इनके नेम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ तो ये वाला जो साइड हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये अवतल दर्पण कहलाएगा, और ये वाला जो दर्पण कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जब कांच से बने किसी खोखले गोले को काटा जाता है, कांच से बने खोखले गोले को काटा जाता है, तब गोलीय दर्पण का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात कांच के खोखले गोले के आधे भाग का एक सिरा जो होता है चांदी या लाल ऑक्साइड से क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा भाग परावर्तक होता है। तो इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? अभी मैंने चित्र में आपको दिखाया भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर कलई किया गया है भाई, लाल ऑक्साइड की क्या करी गई है, पेंटिंग करी गई है। लाल ऑक्साइड का यहाँ पर हमने क्या किया है, पेंट किया है। और एक जो तल कहलाएगा वो परावर्तक तल होता है, जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। समझ में? तो यहाँ पर गोलीय दर्पण के दो भाग मिलेंगे। हम लोग जब कांच का खोखला गोला जो होगा उससे जब हम क्रॉप करते हैं, काटते हैं, तो उसका एक साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और दूसरे साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए तो हेडिंग वाइज करके इसे आप लोग क्या करते रहें, लिखते रहें। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं आगे तक आपको ले जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो हाई स्कूल का कंसेप्ट है, जो कि इंटर में भी है, तो आपको पहले इनसे गुजरना पड़ेगा, पहले इनको सीख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे आगे। देखिए दर्पण के फोकस, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, दर्पण, ये मेरे पास दर्पण है। अगर हम बात करें, और ये वाला क्या है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना? ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या है, दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। दर्पण के फोकस, जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर दर्पण का क्या है, फोकस है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है इसका, यहाँ पर होता है पोल यानी ध्रुव। तो दर्पण के फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ में? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक की बात करें तो भाई फोकस दूरी है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने कोई दर्पण रखा है, दर्पण, यहाँ पर मेरे पास दर्पण है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने दिखाया ये इसका क्या है, यहाँ पर फोकस, और ये पॉइंट जो है इसका क्या होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए